नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल सर्विस स्टडी यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। आज की डेट है 8 अगस्त 2020 और चलिए आज के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपको हमारे डिस्कशन के नोट्स चाहिए हैं तो आप टेलीग्राम के इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है डेली करंट अफेयर विद सौरभ सोलंकी। नीचे मैंने यहाँ आपको लिंक दे दी है। उसके साथ ही अगर आपको कोई डाउट या फिर क्वायरी आती है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन की। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, आपसे कहा था कि कमेंट में इसका आंसर बताएं, तो किसी ने भी आंसर नहीं बताया है, तो हम इस क्वेश्चन को आज यहीं पर ही डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चलिए आज के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इट इज़ रिलेटेड विद एराविकुलम नेशनल पार्क। क्या हुआ है, ये नेशनल पार्क न्यूज़ में क्यों आया है? तो इस नेशनल पार्क के पास लैंडस्लाइड आई हैं। ठीक है, लैंडस्लाइड क्या होती हैं? ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं ना, बड़े बड़े, यहाँ पर क्या होता है ना, हैवी बारिश के कारण, और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मेन रीज़न जो है वो, अगर बारिश काफ़ी ज़्यादा हो तो ये जो पहाड़ हैं ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। ठीक है ना, इनकी जो मिट्टी है वो फिसल जाती है और ये पूरा पहाड़ जो है नीचे आके गिर पड़ता है। ठीक है, हम डिस्कस करें एराविकुलम नेशनल पार्क की, तो आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो ये मिलता है आपको केरला में। ठीक है, केरला में इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर ही ये नेशनल पार्क प्रेजेंट है। ठीक है, ये नेशनल पार्क पार्ट है आपके वेस्टर्न घाट्स का। आपको पता होगा इंडिया में दो घाट्स जो हैं सदर्न इंडिया में काफ़ी फेमस हैं, एक है आपके वेस्टर्न घाट्स, दूसरे हैं आपके ईस्टर्न घाट्स। ठीक है ना, तो ये जो आपके वेस्टर्न घाट है उसका पार्ट है एराविकुलम नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पर सदर्न इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक जो है, जिसे हम अनामुडी कहते हैं, ठीक है, इसकी हाइट है 2695 मीटर्स। साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है ये इसी नेशनल पार्क में आपको मिलती है, एराविकुलम नेशनल पार्क में। ठीक है, उसके साथ ही साथ राजा मलाई करके एक जगह है इस नेशनल पार्क में, जो कि टूरिज्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अगर हम इसके प्लांट्स कम्युनिटी की बात करें, जो स्पेसिफिक प्लांट्स यहाँ पर मिलते हैं, तो उसमें आपके ग्रास लैंड्स हैं, श्रब लैंड्स हैं, और उसके साथ ही सोलर फॉरेस्ट भी हैं। ठीक है, ये जो सोलर फॉरेस्ट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पार्ट है आपके वेस्टर्न घाट के। ठीक है, वेस्टर्न घाट की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है सोलर फॉरेस्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए सोलर फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके कुछ फ्लोरा की डिस्कशन करें, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फ्लावर पाया जाता है जिसका नाम है नीरा कुरिंजी। ठीक है ना, ये जो है 12 साल में एक बार देखने को मिलता है। ठीक है, 12 साल में एक बार ही ये फलता है, और ये जो आपको अगली बार देखने को मिलेगा तो ये आपको मिलेगा 2030 में। ठीक है ना, अगले हम इसके इम्पॉर्टेंट फ्लोरा की बात करें, तो इसका एक इम्पॉर्टेंट फ्लोरा है जिसे हम कहते हैं एपीफाइटिक ऑर्किड्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर पाया जाता है। एपीफाइटिक क्या होते हैं? ये एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी और प्लांट के ऊपर उगते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए एक कोई बड़ी सी आपकी ट्री है, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको इसका पिक्चर भी लगाई है। ये आपकी एक ट्री है, उसके ऊपर ये देखिए ये ऑर्किड्स के प्लांट उग रहे हैं, इन्हें एपीफाइटिक कहा जाता है। ठीक है ना, ऐसे प्लांट्स जो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो होते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और कुछ अगर इनके स्पेसिफिकेशन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिवर है पंबार रिवर। ठीक है ना, उसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ से होके गुजरती हैं, और ये किसके वेस्ट में है? तो पेरियार रिवर। ठीक है ना, ये रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसकी वेस्टर्न कोस्ट पे पाया जाता है। ठीक है, इसके नेबरिंग अगर हम देखें तो चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके नेबर, इसके पास में ही है। ठीक है, और अनामुडी शोला नेशनल पार्क भी इसके पास में है। उसके बाद पंपादुन शोला नेशनल पार्क और कुरिंजीमाला सेंचुरी, और लास्ट में अनामलाई टाइगर रिजर्व, ये सभी आसपास हैं। ठीक है ना, यहां पर आपका हो गया इवारिकुलम नेशनल पार्क, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर है अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क, फिर पंपाडिकुम शोला नेशनल पार्क, फिर कुरिंजीमाला नेशनल पार्क यहाँ है, और कुछ अनामलाई टाइगर रिजर्व आपको इसके पास में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने पूरा डिस्कस किया एराविकुलम नेशनल पार्क के बारे में। चलते हैं आगे। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन फ्यूचर ऑफ न्यूज़ इन इंडिया। ठीक है, ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो ये पब्लिश करता है विधि सेंटर फॉर लीगल प्रैक्टिस। ठीक है ना,
ये दिल्ली बेस्ड एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, ठीक है ना, विधि, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या इसने रिपोर्ट में अपने कहा है, तो देखिए रिपोर्ट में जो बात सामने आई है वो काफ़ी चिंताजनक है। इसने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है, जो आपके प्रिंट जर्नलिज्म है, ठीक है, वो जो है अपनी एबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दोनों ही लूज कर चुका है पब्लिक को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। साथ ही साथ जो जर्नलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि ये चेक एंड बैलेंस का काम करता है किसके ऊपर, पावर ऑफ गवर्नमेंट, इसकी वो क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो चुकी है हमारे जर्नलिज्म की, ठीक है ना, थ्रेटन है, मतलब खत्म पूरी तरह से नहीं हुई है लेकिन खत्म होने की कगार पर है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ खास इंपॉर्टेंट रिपोर्ट नहीं है, ऐसी और भी कई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आती रहती हैं, जब भी वो न्यूज़ में आएंगे हम उनको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये न्यूज़ में आई तो मैंने आपको डिस्कस करना ज़रूरी समझा ताकि कुछ भी छूटे ना, ठीक है। उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये, ठीक है। अगली चीज़ देखिए, आज न्यूज़ें काफ़ी कम थी, ज़्यादा न्यूज़ थी नहीं, सैटरडे संडे को ज़्यादा न्यूज़ आती नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को हम देखिए फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट दैट गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। क्या बोलता है ये बात, आपको पता होगा सेंटर जो है वो अपॉइंट करता है अलग अलग स्टेट्स के गवर्नर को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला है, इसने पूछा है आपसे उस कमीशन के बारे में, आपको उस कमीशन का नाम बताना है जिस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि जो गवर्नर आप स्टेट का अपॉइंट कर रहे हो वो फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ स्टेट होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपने यहाँ पे राजस्थान का गवर्नर अपॉइंट किया, तो वो जो व्यक्ति को आपने गवर्नर बनाया है वो राजस्थान का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है ये, शुड बी अ डिटैच फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक, इस व्यक्ति का पॉलिटिकल लिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये पॉलिटिक्स से बाहर होना चाहिए, या फिर इसने रिसेंट पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ना किया हो, रिटायरमेंट ले लिया हो काफ़ी पहले ही पॉलिटिक्स से, एक्टिव पॉलिटिक्स से, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन किसने दी थी, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का। देखिए ना, ये वैसे ना बहुत टफ क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इतना डिटेल में एक एक कमीशन की रिपोर्ट और पॉइंट को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, उनको याद रख पाना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर एकदम 100% श्योर हो आप तभी अटेम्प्ट करें, वरना ना करें, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सरकारिया कमीशन, ठीक है। सरकारिया कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा सरकारिया कमीशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो ये सारी जो भी कमीशन सेटअप की गई हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक बार देख लेना चाहिए। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सरकारिया कमीशन को, ठीक है। सबसे पहले तो सरकारिया कमीशन किस टॉपिक को रिलेट करती है, यानी कि किस टॉपिक पर आधारित थी, तो ये है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन और कैसे बेहतर हो सकता है वो बताती है आपको सरकारिया कमीशन। इसने अपनी कुछ रिकमेंडेशन दी थी, उन रिकमेंडेशन को भी हम समझेंगे, इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन देखेंगे, ठीक है। कब सेटअप की गई थी, तो ये सेटअप की गई थी 1983 में, ठीक है ना। तो ये सरकारिया कौन थे, तो ये थे R.S. सरकारिया, ये एक रिटायर्ड जज थे किसके, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन सेटअप की गई थी जिसका नाम था सरकारिया कमीशन। अगर हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन के बारे में देखें तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी सेट अप परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल, ठीक है ना, आर्टिकल 263, ठीक है। इसको सेटअप करने की बात करता है एक इंटर स्टेट काउंसिल को स्टेट के बीच में, ठीक है ना। तो इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप भी की गई हैं, आपको पता होगा इसके बारे में, नहीं पता है तो पढ़िएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आपको इंटर स्टेट काउंसिल नहीं पढ़ाऊंगा, वो एक अलग से सेपरेट टॉपिक है पॉलिटी का, ठीक है। कभी अगर हम पॉलिटी डिस्कस करेंगे तब वहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या बात करती है सरकारिया कमीशन, तो ये बात करती है आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, ठीक है ना, इमरजेंसी है ना, जिसे हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, उसके बारे में बात करती है। क्या बोलती है कि ये जो आपका प्रेसिडेंट रूल है ये एक्सट्रीम केसेस में ही लगनी चाहिए, ठीक है ना, एक जब लास्ट ऑप्शन हो, कोई और ऑप्शन बचा ही ना हो, ठीक है, तभी प्रेसिडेंट रूल को लगाना चाहिए। अब प्रेसिडेंट रूल भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक है, जिसे हम पॉलिटी में डील करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ रिकमेंडेशन डिस्कस कर रहे हैं। और ये क्या बात करता है, ये बात करता है आपको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है किसको, ऑल इंडिया सर्विसेज को, और उसके साथ ही और भी ऐसी अदर सर्विसेज को अपॉइंट करो। अब ऑल इंडिया सर्विसेज क्या होती हैं, ठीक है ना, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये मैं आपको यहीं बताऊंगा, ठीक है ना। सब कुछ बात के लिए तो नहीं छोड़ सकते हम, ठीक है। तो और देखिए यूपीएससी ना 2 सर्विसेज की अपॉइंटमेंट करता है, एक तो आपकी सेंट्रल सर्विस, दूसरी होती है आपकी ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस।
ऑल इंडिया सर्विस में आपकी 3 सर्विसेज आती हैं, ठीक है। कौन कौन सी 3 सर्विसेज आती हैं? सबसे पहले तो आपकी IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आप में से सबका ड्रीम यही होगा, ठीक है ना। उसके बाद आती है आपकी IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, और तीसरी आती है IFOS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये 3 सर्विसेज होती हैं आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद होती है सेंट्रल सर्विसेज, इसमें बाकी की इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, रेलवे सर्विस इत्यादि वगैरह, वो आपकी सेंट्रल सर्विस का पार्ट होती है, ठीक है। और इनके बीच में क्या डिफरेंस है, और अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो ये जो होते हैं, ये अपॉइंट जो आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, ये स्टेट में काम करती हैं अलग अलग, ठीक है ना, स्टेट में काम करती हैं। इनका अपॉइंटमेंट जो करता है वो सेंट्रल ज़रूर करता है, लेकिन ये बाकी इनकी जो सैलरी वगैरह है वो आपको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट आपको सैलरी दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट आपकी सैलरी रोक सकता है, ठीक है ना। स्टेट के पास आपकी सैलरी को रोकने का कोई अधिकार नहीं होता है, ठीक है। बाकी सेंट्रल सर्विसेज में आपकी जो सैलरी वगैरह होती है, आपके ट्रांसफर वगैरह से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है वो सारा सेंट्रल रहता है, ठीक है। यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विस में आपका ट्रांसफर वगैरह का जो डिसीजन है वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया, और हम इसकी एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन को देखें तो क्या है, देखिए जो टैक्सेशन से रिलेटेड पावर है तो वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन क्या दी गई है, जो रेसिडुअरी पावर्स हैं टैक्सेशन की, वो पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों जगह रिपीट हो गया रेसिडुअरी पावर, ठीक है। जो टैक्सेशन की रेसिडुअरी पावर है जो कि मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको कंकरेंट लिस्ट में डाल देनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे कहा गया इस पॉइंट को, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा कल, ठीक है। समझ में आपको, यानी कि ऐसी पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन नहीं है कि सेंटर के पास होनी चाहिए या स्टेट के पास होनी चाहिए, जो रेसिडुअरी पावर है वो कंकरेंट लिस्ट में जानी चाहिए, तो वो ऑलरेडी कंकरेंट लिस्ट में रहती हैं। ऐसे सब्जेक्ट जो कि आपके स्टेट लिस्ट में या फिर सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, वो कंकरेंट लिस्ट में होते हैं। तो इसकी रिकमेंडेशन थी टैक्सेशन से रिलेटेड स्पेसिफिक, ठीक है। और क्या इसकी की रिकमेंडेशंस हैं, तो सेंटर शुड डिप्लॉय इट्स आर्म्ड फोर्सेज इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट, ठीक है। सेंट्रल को अपनी आर्म्ड फोर्सेज का मूवमेंट जब सेंटर करता है तो वो विदाउट, उसमें कंसेंट की जरूरत नहीं होनी चाहिए स्टेट से, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट रीजंस हो सकते हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंट रीजंस है, ऐसा क्यों कहा इस रिकमेंडेशन में, देखिए ये है ना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। अगर किसी स्टेट में आतंकवादी घुस गए हैं, ठीक है ना, और सेंट्रल को अगर ऐसा लगता है कि स्टेट की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो उस सिचुएशन को संभाल नहीं सकती हैं, तो सेंट्रल जो है कि वो क्या करेगा, अपनी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको वहाँ पर भेज देगा। अब अगर सेंट्रल परमिशन लेने जाता है स्टेट से कि भैया हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस भेज रहे हैं, आप इसकी परमिशन दे दें, ठीक है ना, तो काफ़ी लेट हो सकता है, डिले हो सकता है, जो क्रूशियल पीरियड है वो हाथ से जा सकता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ये रिकमेंडेशन दी गई थी, ठीक है। अगली रिकमेंडेशन देखें तो सेंटर शुड कंसल्ट स्टेट बिफोर मेकिंग लॉ ऑन कंकरेंट लिस्ट। आपको पता होगा कंकरेंट लिस्ट पर जो लॉ बनाने का अधिकार है वो स्टेट और सेंटर दोनों के पास है, ठीक है। तो अगर सेंटर कोई लॉ बनाता है कंकरेंट लिस्ट में तो उसको कंसल्ट करना चाहिए किससे, स्टेट से एक बार पहले, ठीक है ना। क्यों, ताकि फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग किया जा सके, ठीक है ना। ये हमेशा क्वेश्चन उठता है इंडिया के फेडरलिज्म को लेकर कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है ना वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इंडिया फेडरल कंट्री तो है लेकिन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट इंश्योर करता है स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म को, ठीक है। अगला पॉइंट अगर हम देखें, द प्रोसीजर ऑफ कंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर शुड बी प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर आप एक स्टेट में गवर्नर को अपॉइंट कर रहे हो तो गवर्नर को अपॉइंट करने से पहले आपको चीफ मिनिस्टर से उसको कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट बताता है। अगली चीज, द गवर्नर कैन नॉट डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। जब तक लेजिस्लेचर में जो आपकी पार्टी इन रूल है या फिर पार्टी जो रूल कर रही है उसके पास मेजॉरिटी है, तब तक गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा नहीं सकता, डिसमिस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है, ठीक है ना। इसको इन्फोर्स करने की ज़रूरत है। अगली चीज़ क्या है, द गवर्नर्स टर्म ऑफ 5 ईयर इन द स्टेट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड एक्सेप्ट फॉर सम एक्सट्रीम कंप्लिंग रीजन, ठीक है ना। कभी क्या होता है ना, गवर्नर को कहीं भी ट्रांसफर कर दिया जाता है या फिर उसको हटा दिया जाता है, ठीक है ना, विदाउट एनी रीज़न। कोई रीज़न मेंशन नहीं है ना। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में उठाएंगे, गवर्नर चैप्टर आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको वहाँ पे मिलेगा कि गवर्नर को
ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई भी ऐसा ट्रांसफ़र या फिर उसकी टर्म से रिलेटेड कोई आपको प्रोविज़न नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोलता है कि गवर्नर की जो टर्म है उसको फिक्स कर दिया जाए, 5 साल के लिए फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया सरकारी या कमीशन से रिलेटेड। और भी इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं सेंट्रल स्टेट को लेकर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो राजमन्नार कमेटी है ना, ये भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन से भी रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी है, उसका नेशनल कमीशन टू रिव्यू ऑन वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी कुछ आपको इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन देता है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के बारे में। और भी कई हैं, हम बात करें पुंची कमीशन, ठीक है, वो भी आपकी सेंट्रल स्टेट से रिलेटेड है। तो ये सारी कमीशन की रिपोर्ट्स आपको पता होनी चाहिए। देखिए, अब सब कुछ याद कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा था पूरा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको हमारा आज का डिस्कशन पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना। कमेंट ज़रूर करें, कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनका जवाब ज़रूर दें, ठीक है ना। आपके कमेंट, आपके व्यूज़, आपके लाइक्स जो होते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करें, ठीक है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप अगली बार से वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।